नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक शब्द है अंग्रेजी का हाइबरनेशन। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं शीत निद्रा या शीत निष्क्रियता। तो मौसम के हिसाब से कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जो शीत निद्रा या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और जब उनको लगता है कि उनके अनुकूल मौसम आया है तो बाहर निकल कर आते हैं। बारिश में खास तौर से ऐसा होता है। मेढक को आपने देखा ही होगा, वो भी हाइबरनेशन में जाता है और बहुत सारे जीव जंतु जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है, इस तरह के लोग केवल जीव जंतुओं में ही नहीं, राजनीति में भी होते हैं जो अवसर की तलाश में होते हैं। उनके लिए अनुकूल मौसम का मतलब है अवसर। वैसे उनका कोई महत्व नहीं होता, उनको मालूम है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब उनको लगता है कि अगर इस समय हम सक्रिय हुए, अगर हम इस समय जो है हाइबरनेशन से निकलकर बाहर आ गए, तो हमारी ओर लोग देखेंगे, हमको लोग सुनेंगे और हमारा महत्व बढ़ जाएगा। इस तरह का माहौल जो है इस समय उत्तर प्रदेश भाजपा में चल रहा है। तो कई लोग हाइबरनेशन से निकल कर आ गए। दो लोगों का जिक्र करूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक सहयोगी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, 5 साल डिप्टी सीएम रहे, अपनी सीट विधानसभा की हार गए। लोकसभा में उनकी सीट जो थी, जो 2014 में जीते थे, बीजेपी हार गई। लेकिन उनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए बने। हर थोड़े दिन पर भागकर दिल्ली आते हैं। अब उनसे क्या कहा जाता है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन जो लौट कर करते हैं उससे लगता है कि उनका हौसला बढ़ गया है। वो एक बात कही जाती है ना, पंचिंग एबव योर वेट। तो केशव मौर्य उसी तरह के व्यक्ति हैं। आजकल बहुत सक्रिय है, हाइबरनेशन से निकल आए। चुनाव हार गए थे तो हाइबरनेशन में थे, लेकिन चुनाव हारने, देखिए किस्मत हो तो ऐसे ही, चुनाव हार गए लेकिन फिर से डिप्टी सीएम बन गए। तो इसको वो पार्टी की कृपा नहीं मानते, ये वो अपना जो है रणनीतिक कौशल मानते हैं, और वो मानते हैं ये उनकी ताकत है। और उनकी कुल ताकत ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वो कुछ महीने तक प्रदेश अध्यक्ष थे। तो प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय बीजेपी जीती, सरकार में आई, तो इसलिए उनका दावा बन गया। अगर यही क्राइटेरिया अपना लिया जाए सब जगह, तो आप सोचिए फिर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कैसे बनते मुख्यमंत्री, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर कैसे बनते मुख्यमंत्री, या झारखंड में रघुवर प्रसाद कैसे बनते, या त्रिपुरा में विप्लव देव कैसे बनते। इस तरह से एक एक करके आप स्टेट्स को गिनते जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से ज़्यादातर लोगों को याद ही नहीं होगा कि जिन लोगों का नाम लिया मैंने, ये जब मुख्यमंत्री बने और उस समय जो चुनाव हुआ था उसमें प्रदेश अध्यक्ष कौन था। लेकिन अपवाद केवल उत्तर प्रदेश के लिए होना चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य, अब सूत्रों की ही बात कर सकते हैं। अब सूत्र जो है दो ही हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको बुलवाया दिल्ली, केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की बातचीत हुई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बातचीत क्या हुई ये तो बाहर किसी को बताएंगे नहीं, वो तो कोई समाचार लीक करेंगे नहीं। तो जाहिर है कि जो कुछ सूत्रों के हवाले से आ रहा है वो सब केशव प्रसाद मौर्य की ओर से आ रहा है। अब दूसरे सूत्र हैं जो कहते हैं कि उनको जो है चेतावनी दी गई है कि आपको मना किया गया है, बार बार इस तरह के बयान मत दीजिए, आप पार्टी को मुश्किल में डालते हैं। ये बात प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सूत्रों से आ रही है कि पार्टी नाराज़ है। अब नाराज़ है कि खुश है, इसका किसी को पता नहीं है, देखिए, क्योंकि कोई औपचारिक रूप से ऐसा कोई बयान आया नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कहा, जैसे वो किसी को चुनौती दे रहे हो, कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो ये रहस्य उद्घाटन तो भाजपा में पहली बार हुआ कि संगठन सरकार से बड़ा है। और महानता देखी केशव प्रसाद मौर्य की कि जो बड़ा है वहां जाने की बजाय जो छोटा है वहां आ गए।
यानी संगठन में नहीं गए, सरकार में आ गए, क्योंकि सरकार छोटी है संगठन से। तो ये उनका त्याग है, इसको भाजपा को याद रखना चाहिए, भाजपा के समर्थकों को याद रखना चाहिए। तो लगातार जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से केशव प्रसाद मौर्य की बेचैनी जो है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। उनको न तो जनादेश समझ में आ रहा है, उनको न तो जन समर्थन समझ में आ रहा है, उनको न तो योगी जी की लोकप्रियता समझ में आ रही है। वो अपने आगे किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। उनकी दृष्टि जो है बाधित हो गई है, वो अपने तक सीमित हो गई है। और उनको लगता है कि पार्टी और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ बहुत अन्याय कर रहा है, उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए वो जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। 7 साल से मंत्री हैं, जिस विभाग के भी मंत्री रहे उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, इसकी बात कभी नहीं करेंगे। इसके बारे में कोई प्रदेश में जानता नहीं। लेकिन दावा यह है कि उनसे काबिल उत्तर प्रदेश भाजपा में और कोई है नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की बात इसलिए हो रही है कि वो लगातार बयान देते हैं और वो मौसम पहचानते हैं कि कब बयान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस खराब हुई, उनको लगा यही मौसम है, यही मौका है और बोलना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए और बोल रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि कोई रोक नहीं रहा है, इसका मतलब हमको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन संदेश लोगों में यही जा रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के व्यवहार की वजह से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनका कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं है। और अगर आप प्रयागराज के लोगों से पूछेंगे उनके अतीत के बारे में, मैं तो वो बातें बता भी नहीं सकता। उनका अतीत क्या रहा है और वो अतीत में क्या रहे हैं, इसके बारे में बात ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए एक सीमा के बाद जो है इस बारे में चर्चा करना शायद ठीक नहीं। दूसरी नेता हैं अपना दल की अनुप्रिया पटेल। गठबंधन में जो समझौता हुआ सीटों का, उसमें उनको लोकसभा की 2 सीटें मिली और 1 सीट हार गई, 1 सीट अपनी जीत गई। अनुप्रिया पटेल हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, ये दोनों भाजपा को अपने समाज का वोट दिलाने में असफल रहे। अगर इसका ठीक से मूल्यांकन किया जाए कि अनुप्रिया पटेल के साथ होने की वजह से कुर्मी समाज का कितना वोट भाजपा को मिला। भाजपा में कुर्मी समाज के बड़े नेता रहे, संतोष गंगवार से लेकर ओम प्रकाश सिंह तक। अनुप्रिया पटेल से कद में, राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े नेता रहे। लेकिन फिर भी भाजपा को लगा कि वो कुर्मी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए अनुप्रिया पटेल का साथ लिया गया। तो भाई, कोई भी योजना आप लागू करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो उसकी समीक्षा का भी समय आता है। समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि उससे आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। वो भी जो है निष्क्रियता से निकल आई हैं। अचानक उनको एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में सब बहुत खराब चल रहा है और ख़ास तौर से जो है पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने चिट्ठी लिख मारी प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को, कि जो आरक्षण की व्यवस्था है नौकरियों में, तो आरक्षण का कोटा अगर नहीं भरता है, आरक्षण के लिए योग्य उम्मीदवार उस समाज से नहीं मिलते हैं, तो उस कोटे को जनरल कोटा बना दिया जाता है। अब ये ज्ञान जो है उनको किसने दिया मालूम नहीं, लेकिन ये सरासर झूठ है। सरकार ने उसका जवाब भी दे दिया कि जो आरक्षित कोटा है उसकी सीटें अगर नहीं भरती हैं तो कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी अगले सिलेक्शन में अगर मान लीजिए 20 सीटें थी आरक्षित, उसमें से 10 ही भर पाई, 10 खाली रह गई, तो उनको जनरल नहीं बनाया जाता। उनको अगली बार आरक्षित सीटें, मान लीजिए अगली बार 25 हैं, तो 10 जोड़कर 35 कर दी जाती। उनको ये छोटी सी जानकारी वो किसी से भी, अपनी पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता से अगर कोशिश करती तो पता चल जाती।
लेकिन उनको सच नहीं जानना था, उनको मुद्दा खड़ा करना था। उनको ये दिखाना था कि प्रदेश सरकार पिछड़ों के खिलाफ है और वो पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी है। उसके बाद उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी। इस बार उन्होंने आक्रमण का बिंदु बनाया टोल प्लाजा को, कि बड़ी बेईमानी हो रही है, गलत तरीके से टोल वसूला जा रहा है। सड़क का नाम दिया, जगह का नाम दिया। सरकार की ओर से जवाब आया कि दोनों गलत है, कोई अतिरिक्त टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया, उन्होंने कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि सरकार जो कह रही है वो गलत है, सच्चाई ये है। तो झूठ के आधार पर अभी अभी आप विपक्ष से मात खा कर आए और उसी झूठ के सहारे अपनी सरकार और अपनी सहयोगी पार्टी और अपनी पार्टी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसका एजेंडा चला रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर अनुप्रिया पटेल, ये किसका एजेंडा चला रहे हैं, ये बात जरूर सामने आनी चाहिए। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, इससे किसका हित हो रहा है? क्या उनका हमला सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व पर है या उनका हमला राज्य के नेतृत्व पर है या दोनों पर है? उनको स्पष्ट करना चाहिए और पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये चल क्या रहा है और क्यों चलने दिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं से अभी तक कोई लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया हो ऐसा लगता नहीं। हालांकि जो खबरें चलकर आ रही हैं उससे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य से जरूर सवाल जवाब किया है। अब क्या किया है इसकी कोई जानकारी जो है सार्वजनिक हुई नहीं है। जो भी पक्ष आया है वो केशव मौर्य की ओर से आया है, तो वो एक तरफा है और वो पूरा सच नहीं हो सकता, ये मानने में कोई गलत बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जिस अनुशासन के लिए उसकी पहचान है, ये हमला सीधे उस पर है। भाजपा की जो विशिष्ट छवि अनुशासित पार्टी की बनी थी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो खत्म भी हो सकती है। तो इस तरह के मुद्दे जो लोग उठा रहे हैं उनसे कहा जाना चाहिए कि आप इसका प्रमाण भी दीजिए। अगर आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उस मुद्दे को उठाने में कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपको वो मुद्दा उठाने से पहले और ख़ास तौर से उसको सार्वजनिक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पास तथ्य हैं, आपके पास सही जानकारी है। आप झूठी जानकारी पर, गलत जानकारी के आधार पर ऐसी कोई बात न कहें जिससे पार्टी का, सरकार का नुकसान हो। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, वरना इतना साहस नहीं हो सकता है। तो भाजपा में कुछ लोग धीरे धीरे बेलगाम होते जा रहे हैं और ये बेलगाम लोग ही पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक हैसियत लगातार घटती जा रही है। लेकिन उनको लगता है कि इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है। अब वास्तविकता क्या है ये पार्टी का नेतृत्व तो देखे, नहीं तो उसके बाद तो जनता देखे, मतदाता देखेगा ही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।